स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, राष्ट्रीय कला महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का द्वीप समूह। द्वीप समूह में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको ये बंगाल की खाड़ी की जो स्थिति है, इसमें हिंद महासागर के उत्तर पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक चाप के रूप में फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक तरह से पूर्वांचल जो पहाड़ियां हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूर्वांचल पहाड़ियों का ही म्यांमार में जो विस्तार है अराकान योमा रेंज के रूप में, उसी का आगे समुद्र के अंदर एक तरह से समुद्र के अंदर की ये रेंज है, जिसके कि ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो द्वीप के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में विस्तृत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम स्थिति और विस्तार को समझना चाहें तो हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री, इसमें कि जैसा कि हमको पता है कि इंडिया का जो मेन लैंड है उसका अंतिम बिंदु तो कन्याकुमारी है, लेकिन यदि हम भारत का अंतिम बिंदु की बात करें तो भारत का अंतिम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कि यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हम कंप्लीट पार्ट में आपको आधा अंडमान इस तरफ है द्वीप समूह के बारे में, और निकोबार द्वीप समूह जो कि इसका दक्षिण भाग है वो इस तरफ मैंने नक्शे के रूप में दर्शाया हुआ है। तो जो इसका अंतिम हिस्सा है जिसको कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड का अंतिम सिरा है और ये एक तरह से निकोबार जिले में पड़ता है और कैम्पबेल बे जो है उसी में इसकी स्थिति है। ये 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर इसकी अवस्थिति है। तो एक तरह से यदि हम भारत के अंतिम जो बिंदु है उसकी यदि बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। अब यदि हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है ये अंडमान, मैंने दर्शाया हुआ नहीं है लेकिन ये अंडमान सागर की स्थिति है। तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के मिलन इस बिंदु पर अंडमान निकोबार है वो द्वीप समूह है वो पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यदि हम देखें तो भारत की जो मुख्य भूमि है उससे इसकी अवस्थिति है वो दूर है, किंतु ये म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड के निकट ये ज्यादा अवस्थित है। अब इसमें यदि हम इसकी विस्तार की बात, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यदि हम इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। फिर यदि हम देशांतर की बात करें तो 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से ये 8,249 वर्ग किलोमीटर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो फैले हुए हैं। तो 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये भारत में तो 28वां स्थान रखता है। यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से इसका रैंक देखें तो इसका 28वां रैंक है। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश में यदि देखें कि ये कौन से नंबर का है क्षेत्रफल के लिहाज से, तो केंद्र शासित प्रदेश में ये पहले नंबर का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश ये 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 1 नवंबर 1956 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब यहाँ पर यदि हम द्वीपों की बात करें तो इसमें 572, यदि हम देखें कि संख्या कितनी है द्वीपों की, तो टोटल संख्या 572 द्वीप इसमें पाए जाते हैं। अब इन 572 द्वीपों में केवल 38 द्वीप ऐसे हैं जिसमें कि स्थायी रूप से बसावट है वो पाई जाती है। अब यदि हम इसको मोटे तौर पर देखें
तो इसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके दो हिस्से हैं, एक अंडमान द्वीप समूह है, दूसरा निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान जो द्वीप समूह है ये इसका उत्तर में स्थित है, जिसमें कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल का मतलब है जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो चैनल निकलती है उसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है उसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांट दिया है। ये 150 किलोमीटर चौड़ी चैनल है। अब यदि हम द्वीपों की बात करें तो इसमें कौन कौन से मेजर आइलैंड्स हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अंडमान जो द्वीप समूह है, इन अंडमान द्वीप समूह को हम एक तरह से किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ये तीनों जो द्वीप हैं, इन तीनों द्वीपों को ग्रेट अंडमान के नाम से, ग्रेटर अंडमान के नाम से जाना जाता है या महान अंडमान के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अंडमान के ही अन्य हिस्से हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो है वो ग्रेटर अंडमान के दक्षिण में स्थित है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो रिचेस आर्किपेलागो है। रिचेस आर्किपेलागो में नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, आउटरेम आइलैंड, ये कुछ आइलैंड्स हैं जिनको कि हम रिचेस आइलैंड आर्किपेलागो के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न वॉल्केनिक आइलैंड भी हैं, जैसे कि नारकोंडम और दूसरा बैरन आइलैंड। नारकोंडम और बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत ही आते हैं और ये इसके पूर्वी भाग में है। और हम ये कह सकते हैं कि अंडमान सागर जो है उसमें अवस्थित है, जिसमें कि हम सबसे पहले नारकोंडम वॉल्केनिक आइलैंड जो है उसकी बात करते हैं। तो नारकोंडम है वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। एक्सटिंक्ट मतलब ये एक तरह से समाप्त हो चुका है और ये जो उत्तरी अंडमान है उसके उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसी तरह से यदि हम बैरन आइलैंड की बात करते हैं तो बैरन आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड मिडिल अंडमान से ईस्ट में पड़ता है और ये एक तरह का डॉर्मेंट वॉल्केनो है और अभी इस समय इसकी सक्रिय हो गया था ये। तो ये बैरन आइलैंड जो है वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। तो इस तीनों आइलैंड की यदि मैं इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहती हूँ, जो कि एक तरह से क्वेश्चंस के फॉर्म में कंपटीशन में भी आ सकती है और उसके लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये देखते हैं कि यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो उसकी म्यांमार से कितनी स्थिति है दूर। तो म्यांमार की यदि हम मुख्य भूमि से बात करें तो म्यांमार की मुख्य भूमि से तो ये 285 किलोमीटर दूर पड़ता है, उत्तरी अंडमान का उत्तरतम छोर। लेकिन म्यांमार के ही अंतर्गत कोकोस आइलैंड आते हैं। कोकोस आइलैंड में 3 आइलैंड हैं। ये कोकोस आइलैंड मात्र 130 किलोमीटर उत्तर में पड़ते हैं उत्तरी अंडमान से। तो एक तरह से हम देखते हैं कि म्यांमार का जो कोकोस आइलैंड वाला जो पार्ट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकटतम स्थित भाग है। और कोकोस आइलैंड और उत्तरी अंडमान, इसको पृथक करने वाली जो चैनल है उसका नाम इन्हीं आइलैंड्स के आधार पर कोकोस चैनल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कि इसको उत्तरी अंडमान और जो मध्य अंडमान है इसको पृथक करने का काम कौन सी चैनल कर रही है। तो आप देखिए, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान इसको पृथक करने का जो कार्य है वो ऑस्टिन चैनल है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो मध्य में से जो जल की धारा है जिसको चैनल कहा जाता है, पतली जल की धारा, वो ऑस्टिन नाम की है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य की जो स्ट्रेट है जिसको जल संधि कहेंगे वो है हॉम्फ्रे। हॉम्फ्रे जल संधि है वो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने रिचेस आइलैंड, ये रिचेस आर्किपेलागो है जिसमें कि हैवलॉक, नील आइलैंड, जिनके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी, जो करेंटली बहुत जिनका अभी हमने नाम सुना था। तो हैवलॉक है, नील आइलैंड है,
जॉन लॉरेंस है, हेनरी लॉरेंस, ये सारा रिचेस आर्किपेलागो है। ये रिचेस आर्किपेलागो और साउथ अंडमान मतलब दक्षिणी अंडमान, इसके बीच में भी एक जल की पतली धारा है जिसको डेलिजेंट चैनल के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम नीचे आते हैं, नीचे डंकन पैसेज है। डंकन पैसेज कई बार पूछा जाता है कि डंकन पैसेज है क्या और किस किस को पृथक करता है। तो देखिए, हमने इसके उत्तर में देखे कि ग्रेटर अंडमान है जिसके की 3 पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड सदर्न अंडमान। इन तीनों को ग्रेटर अंडमान के नाम से संयुक्त रूप से जाना जाता है। और इसके अलावा रुथलैंड आइलैंड, ये भी साउथ अंडमान का ही के अंतर्गत ही आता है। तो इस ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के मध्य है डंकन पैसेज। ये डंकन पैसेज जो है, इसकी यदि हम अवस्थिति की बात करें तो ये ग्रेटर अंडमान, जिसमें कि दक्षिणी अंडमान, रुथलैंड आइलैंड और साथ ही लिटिल अंडमान, इनके बीच में से ये डंकन पैसेज है वो गुजर रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी तरह से अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का काम करता है। और यदि हम इसको देखें तो इसके निकटतम कौन कौन से द्वीप हैं 10 डिग्री चैनल के, तो 10 डिग्री चैनल के उत्तर में तो है लिटिल अंडमान और दक्षिण में है कार निकोबार। और निकोबार का ये पहला एक तरह से द्वीप है, कार निकोबार उत्तर का सबसे पहला द्वीप है। इन दोनों के मध्य है 10 डिग्री चैनल। फिर अब यहाँ से मैं इसी को विस्तार बताती हूँ जो कि नीचे की तरफ जाएगा, इसको यहाँ पर मैंने बनाया है। तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच का ये जो 10 डिग्री चैनल है, जो यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये 10 डिग्री चैनल एक तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने का काम कर रहा है। अब इसके नीचे कार निकोबार से शुरू होता है निकोबार द्वीप समूह का विस्तार, जिसमें कि कार निकोबार इसका उत्तरी समूह है। फिर उत्तरी समूह के बाद सेंट्रल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिनमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इन छोटे छोटे आइलैंड्स में ककाना है, बेटी माल्व है, टेरेसा है, कटचल है, नान कावरी है, इस तरह के कुछ आइलैंड्स हैं जिनको कि सेंट्रल ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड्स के अंतर्गत रखते हैं हम। फिर इसके बाद है लिटिल निकोबार और लिटिल निकोबार के बाद है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो एक तरह से निकोबार आइलैंड में आपका ये कार निकोबार वाला हिस्सा है, ये तो उत्तरी समूह में आ जाता है। बाकी ये छोटे छोटे आइलैंड्स का जो ग्रुप है ये सेंट्रल निकोबार में आ जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार है, ये दक्षिण समूह में आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लिटिल निकोबार और सेंट्रल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में जो चैनल है वो सॉम्ब्रेरो चैनल के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, इसके मध्य से जो चैनल निकल रही है वो सेंट जॉर्ज चैनल के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है, और इसी का अंतिम बिंदु, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है इसको पार्सल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और लेकिन इसको 1980 के दशक में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसको इंदिरा पॉइंट नाम दर्जा दिया गया था, इसको नामकरण दे दिया गया था। तो इंदिरा पॉइंट के नीचे ग्रेट चैनल है। ये ग्रेट चैनल एक तरह से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने का काम कर रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि कुछ चैनल्स हैं, इन चैनल्स पे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। इन चैनल्स को हमको यदि हम मैप के थ्रू याद रखेंगे तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रह पाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इनमें कौन कौन से द्वीप में कोई खास इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो अब आप देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम पोर्ट ब्लेयर, जो कि इसकी कैपिटल है, इस पोर्ट ब्लेयर कैपिटल की पोजीशन कहाँ पर है इसको हम देखते हैं। तो साउथ अंडमान, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो साउथ अंडमान है। इस साउथ अंडमान के ही साउथ ईस्टर्न जो इसका तट है वहां पर पोर्ट ब्लेयर, जो कि इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसकी की आबादी भी सर्वाधिक है, ये कैथम आइलैंड पर स्थित है और ये
कैथम आइलैंड जो है वो सदर्न अंडमान के अंतर्गत ही आता है और ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर सेल्युलर जेल भी है। सेल्युलर जेल जो कि पूर्व में काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। सेल्युलर जेल का जो निर्माण है वो 1896 में शुरू हुआ और 1902 में ये समाप्त हुआ। वीर सावरकर है, उन्होंने 10 साल की अपनी सजा है वो यहीं पर काटी थी। तो सेल्युलर जेल है वो आज एक तरह का दर्शनीय स्थल हो गया है वहाँ के लिए और स्मारक भी है वर्तमान में। अब इसमें इम्पोर्टेंट पीक्स की यदि हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट पीक्स जो है उसमें सबसे, यदि हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो सैडल पीक जो है 732 मीटर, और यदि हम इसको फीट में बोले तो 2402 फीट 2402 फीट ऊंची सैडल पीक है। ये इसकी अवस्थिति है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। यदि हम सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट हुलियर जो है 642 मीटर ऊंची है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसके अलावा कुछ पीक्स और भी हैं, जैसे कि माउंट हैरियट है। माउंट हैरियट की स्थिति साउथ अंडमान में है। माउंट डियावोलो जो है वो मध्य अंडमान की हाईएस्ट पीक है। डियावोलो 512 मीटर ऊंची है। तो इस तरह से कुछ पीक्स हैं जिसमें कि बच्चों हमको सबसे हाईएस्ट पीक याद रखनी है जो कि माउंट सैडल है। माउंट सैडल जो है वो 732 मीटर ऊंची है। सेकेंड हाईएस्ट पीक जो कि सबसे नीचे का जो आइलैंड है जिसको कि ग्रेट निकोबार कहते हैं, वहां पर स्थित है 642 मीटर ऊंची। अब यदि हम यहाँ की जलवायु की बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 डिग्री से 14 डिग्री के मध्य है। इसका मतलब कि यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आ जाता है ये। और इसमें दोनों तरह के मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों ही मानसूनों में बारिश होती है। मई से वर्षा होना प्रारंभ होती है और दिसंबर तक वर्षा चलती है। अक्टूबर और नवंबर के जो 2 महीने होते हैं उसमें चक्रवात है वो सर्वाधिक आता है। तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट, एक तरह से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए ये जाना जाता है। सदाबहार वन पाए जाते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, दलदल वन, इस तरह से वनों से आच्छादित है ये प्रदेश। यहाँ पर एक तरह से यदि हम 8,239 वर्ग किलोमीटर है तो 7,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसमें 7171 यहाँ पर वर्ग किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट कवर है वो पाया जाता है। जिसमें पौडुक, अंडमान पौडुक करके यहाँ पर टिम्बर है जो बहुत फेमस है, अंडमान पौडुक। तो अंडमान पौडुक यहाँ का जो एक तरह से राज्य वृक्ष जैसे घोषित किया जाता है, इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश का जो वृक्ष है वो घोषित किया गया है 2004 में, वो है अंडमान पौडुक। और गुर्जन की लकड़ी है और पौडुक जो लकड़ी है वो यहाँ की फेमस है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें यदि हम जनजातियों की बात करते हैं तो यहाँ पर नेग्रिटो जो कि सबसे प्राचीनतम प्रजातियों में आता है, उससे नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित जनजातियाँ जैसे कि ग्रेट अंडमानी है, सेंटिलीज है, इसके अलावा ओंग है, जरावा है, ये जनजातियाँ हैं ये अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती हैं। लेकिन मंगोलियन जो प्रजाति से संबंधित है जिसमें कि निकोबारीज है, शोम्पेन है, ये निकोबारीज एंड शोम्पेन जो है वो मंगोलियन प्रजाति से संबंधित है जो कि निकोबारी आइलैंड में पाई जाती है। तो अब इसमें ओंग जो है वो लिटिल अंडमान में पाई जाती है, जरावा जो है वो मध्य और दक्षिणी अंडमान के आंतरिक भागों में पाई जाती है। सेंटिलीज जो है, सेंटिलिनी प्राइडीप आइलैंड्स हैं, सेंटिलिनी आइलैंड, उस सेंटिलिन आइलैंड में नॉर्थ सेंटिलिन और साउथ सेंटिलिन, इन आइलैंड में सेंटिलीज प्रजाति पाई जाती है। सेंटिलीज प्रजाति जो जनजाति है वो बहुत ही नेग्रिटो की भी सबसे प्राचीनतम प्रजाति है जिनका कि आधुनिक लोगों से संपर्क है वो नहीं हो पाया है और एक तरह से ये बहुत ही पुरातन स्थिति में आज भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
इनमें आखेट और मत्स्य पालन भी इनके मुख्य कार्य हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि कोई यहाँ पर यदि हम हाईवेज या पोर्ट या एयरपोर्ट की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 4 यहाँ पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट होता है और पोर्ट ब्लेयर से इम्पोर्टेंट सिटीज जो है उससे होते हुए ये आगे बिगलीपुर जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित है वहां तक विस्तार है और 230 किलोमीटर लंबा है, ये नेशनल हाईवे है। इसके अलावा यहाँ पर यदि पोर्ट की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ का पोर्ट है और पोर्ट कार्नवालिस पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल भी है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ का बंदरगाह भी है जो कि साउथ अंडमान में है, जबकि पोर्ट कार्नवालिस है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। यदि हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर के 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा कार निकोबार जो है इसमें कार निकोबार जो यहाँ का में कैम्पबेल बे जो है वहाँ पर भी एक तरह का यहाँ पर एयरपोर्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर एयरफोर्स का भी एयरपोर्ट है जो कि कार निकोबार में स्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 पोर्ट है यहाँ पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो है वो अभी मोदी जी के द्वारा डाली गई है, उद्घाटन किया गया है उसका। इसके अलावा कुछ ऐसे द्वीप है बच्चों जिनका कि नाम बदला गया है क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो गए थे रॉस आइलैंड है या साउथ अंडमान में। रॉस आइलैंड में तिरंगा झंडा फहराया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, तो उसके 75वीं वर्षगांठ के आधार पर 3 आइलैंड जो है उनके नाम बदले, जिसमें कि रॉस आइलैंड है उसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस आइलैंड करा गया। इसके अलावा हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम स्वराज द्वीप किया गया और नीर आइलैंड है उसका नाम बदल के है वो शहीद द्वीप किया गया। ये दिसंबर 2018 में मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नामकरण है वो नाम परिवर्तित रीनेम किए गए हैं इन आइलैंड्स को। थैंक यू बच्चों।